तैयार हो जाइए बाजार के बड़े एक्शन के दिन के लिए, क्योंकि आज है अब तक के सबसे बड़े आईपीओ एलआईसी की लिस्टिंग और साथ ही दुनिया भर के बाजारों के मिले जुले संकेतों के बीच में क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगा फोकस, इसी पर स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। भरपूर एक्शन होने वाला है आज के दिन। बाजार के बीच आईपीओ की कैसे होगी लिस्टिंग, क्या बनानी है आपको रणनीति, इस पर तो आज पूरा फोकस करना ही है सर। बिल्कुल, तो ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, चलिए आइए उन्हीं के साथ करते हैं शुरुआत। और उससे पहले दीप एक चीज क्लियर है कि जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का मूड, माहौल एलआईसी के आईपीओ की शुरुआत के वक्त था, एब्सोल्युटली वो थोड़ा ठंडा हो गया। बाजार का मूड माहौल भी वैसा है और थोड़ा सा वो कहते हैं कि आईपीओ आने के पहले की जो जोश खरोश वो कहीं न कहीं थोड़ा ठंडा होता दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा आज कहाँ लिस्ट होता है, और लिस्ट होने से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ बंद होता है। सो 9:15 बजे तो इम्पोर्टेंट है ही, आई मीन 10 बजे एलआईसी के लिए 10 बजे और कहाँ बंद होगा वो 3:30 बजे, वो और ज़्यादा अहमियत वाला होगा। आइए इस बीच पहले एक बार आपको बता दूं ट्रिगर्स आज के जिनके दम पर हमें आज के अपने ट्रेडिंग सेशन को तय करना है। एलआईसी के आईपीओ की लिस्टिंग तो है ही, लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव दिखा है और 300 अंक डाउ फिसल कर लेकिन हरे निशान में हुआ है बंद। वहीं नैस्डैक में रही लाल निशान के साथ क्लोजिंग। एसजेएक्स निफ्टी हल्की मजबूती के साथ है, ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। कल आए हुए नतीजे और आज आने वाले नतीजों पर रहेगा। वायदा कारोबार की 5 कंपनियां आज नतीजे पेश करेंगी। कल बाजार बंद होने के बाद एमसेक्स के रिजल्ट्स भी आते हुए दिखे, तो इन सब पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। एब्सोल्युटली, तो एलआईसी पर तो हमारा पूरा फोकस रहेगा ही और हर बार की तरह अनिल जी इस बार भी आपको बताएंगे कि लिस्टिंग पर क्या रणनीति बनानी है, लिस्टिंग के बाद क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो वो तो आपको अनिल जी बताने ही वाले हैं। साथ ही नया आईपीओ आज खुल रहा है, उस पर भी सर की राय लेनी है और कल जो आईपीओ खुल रहा है उसके मैनेजमेंट से भी बात करनी है। तो जो आईपीओ मार्केट में पूरा एक्शन है वो तो हम आपके लिए कवर करने ही वाले हैं। बट सर एक बार जरा बाजार पर भी नजर डाली जाए जी, क्योंकि जो हमारे बाजारों में इतने दिनों से हो रहा है, कभी कभी अच्छी शुरुआत होती है, थोड़ी गेन्स भी आती हैं, बट सेकंड हाफ में आप देखते हैं कि मुनाफा वसूली होती है, थोड़ा डल हो जाते हैं। हालांकि कल थोड़ा ये ट्रेंड हमने ब्रेक किया था, बट अमेरिकी बाजारों में भी लगभग कल ऐसा ही एक्शन हुआ, अच्छी तेजी बनी, पर एंड ऑफ द डे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा ट्रेडर्स में, इन्वेस्टर्स में कि पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया। और डाउ लगभग 300 अंक फिसल का ऊपर से, नैस्डैक 1.25% गिरकर हुआ बंद। क्या हो रहा है सर ये? देखिए दीप, दोनों ही तरह से देख सकते हैं आप अमेरिकी बाजारों की चाल को। अच्छा देखना चाहें तो बहुत कुछ अच्छा है, खराब देखना चाहें तो काफी कुछ खराब भी है। पहले अच्छे की बात करें, अच्छा क्या है, 31,200 की सपोर्ट रेंज को डाउ जोन्स लगातार होल्ड कर रहा है और उसके नजदीक जाने पर खरीदारी और उछाल वापस आता हुआ दिखता है। बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से कम होकर आए हैं 2.9% के आसपास। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को लेकर 2-3 दिनों से आपको हल्ला गुल्ला सुनने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल करेक्ट, तो ये तो भूल ही गए जिस चिंता की वजह से आप सबसे ज्यादा गिर रहे थे वो अब आपको कम सुनने को मिल रहा है। तो ये 2-3 अच्छी चीजें भी हुई है। खराब क्या हुआ है? खराब अच्छा, एक खराब में जाए उससे पहले एक न्यूट्रल चीज और डिस्कस कर लेते हैं, और वो ये है कि नेटो में शामिल होने की तैयारी फिनलैंड की है, स्वीडन की है, लेकिन उसके बावजूद रशिया का रिएक्शन वैसा नहीं है जैसा लोगों को डर था कि अब वो बाद में करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है कि रशिया ने अभी तक कोई आपत्ति नहीं जताई कि क्यों फिनलैंड नेटो में शामिल होना चाहता है। सो ये न्यूट्रल है, मैं इसे न नेगेटिव मान रहा हूँ न पॉजिटिव। रिएक्शन जरूरी है, रिएक्शन नहीं होना भी अपने आप में एक रिएक्शन है। करेक्ट। सो या तो वो कह दे कि खराब है या कह दे अच्छा है, तो समझ में आए क्या कुछ है। तो वो एक है ना, आपके कार्ड्स में एक जोकर है, पपलू है जी। वो क्या होगा, वो किस तरफ जाएगा वो पता नहीं कि नेटो में जाने की बात पर रशिया भड़केगा या छोड़ देगा, ये अभी तक आना बाकी है। और मुझे लगता है कि अगला बड़ा मूव शायद बाजार में कहीं कहीं उस ट्रिगर पर आए कि आगे रशिया का स्टैंड क्या रहता है। एक बार वो जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप एक बार साइड में छोड़ दें। दूसरी बात, अच्छी बात क्या है, एक और अच्छी बात ये कि ग्लोबल मार्केट्स में चाइना में धीरे धीरे लॉकडाउन कम होने के और रिलैक्सेशन के संकेत आ रहे हैं, उसके चलते हुए थोड़ा एक एक्शन फिर से बन सकता है। अब आइए नेगेटिव साइड पर क्या है। नेगेटिव साइड पर एक ये, कच्चा तेल फिर से कूद कर $114 पर आया है, सोना $25 कल बढ़कर आया है, यानी कि जैसे थोड़े से संकेत राहत के आते दिख रहे हैं, कमोडिटीज वापस उछाल के मूड में आते हुए दिख रही है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि भले चिंताएं नहीं है और बाजार गिर नहीं रहा, लेकिन जिस तरह की तेज गिरावट हुई उसके बाद आप एक है ना बाजार में वी शेप रिकवरी देखना चाहते हैं। सो बाजार वी शेप रिकवरी में जाने की कोशिश नहीं कर रहा। अमेरिका को आप गौर से देखिए, अमेरिका वी शेप रिकवरी दिखाने के मूड में नहीं है। अमेरिका प्राइस वाइज करेक्शन करने के बाद टाइम वाइज करेक्शन करने के मूड में है।
तो ये 32,000 के आसपास जो टाइम पास कर रहा है डाउ, ये भी डर की बात है। यानी कि इतना गिरने के बाद भी बायर्स एग्रेसिव होकर खरीद नहीं रहे जी, राइट। जी। कायदे से मार्केट में, मंडी वाले बाजार में 2 वजह से तेजी बनती। एक, जिन लोगों को एग्रेसिवली बेचना है वो हाथ रोके, बेचना कम करे, प्रेशर कम करे। और दूसरा ये, जो एग्रेसिव बायर है वो ये सोचे कि अब जितना गिरना था गिरना, अब मुझे खरीद लेना है। तो वो दोनों चीजें मिसिंग है। करेक्ट। सो अमेरिका में जिस तरह की आपको एकदम से रिकवरी चाहिए, यूं गिरा वापस यूं बढ़ो, ठीक है, आप गिरते इतना है बढ़े इतना ही, वो चलेगा, लेकिन बढ़े तो सही, लेकिन वो यू बनने की कोशिश कर रहा है। गिर तो गए, अब यहाँ टाइम पास कर रहे हैं हम, ये यहीं पर झूलते रहेंगे। सो ये अच्छा संकेत नहीं है जी। क्यों? क्योंकि एक तो आपके है ना, तेजी करके आपके पास स्टॉक्स हैं, फंसे हुए हैं, प्राइस की तो मार पड़ गई, वो तो है। अब उम्मीद आपको ये रहती है कि चलो गिर गया वापस बढ़ जाएगा। अब वो वापस बढ़ने की होप टाइम वाइज करेक्शन में धीमे धीमे कम होती जाती है ना। आप परेशान होते थे कि अरे कब बढ़ेगा, फिर होता है कि आपका बॉटम पर ही स्टॉक छूटता है। सो अभी तो वैसे देखा जाए तो 1-2 दिनों से इंट्राडे में अच्छी वॉलेटिलिटी हुई है, वैसे एक तरह से अच्छा भी है। एक तरफा गिरावट के बाद इंट्राडे में थोड़ी वॉलेटिलिटी हो और अमेरिका वापस बढ़ जाए। सो देखते हैं, 1-2 दिन देख लीजिए। अदरवाइज अगर टाइम वाइज करेक्शन में अमेरिकी बाजार गए तो और फ्रस्ट्रेट करेंगे, परेशान करेंगे लोगों को, और तब आपको कुछ नए ट्रिगर्स की जरूरत होगी। वो नया ट्रिगर अब रशिया यूक्रेन से आएगा या कहीं और से आएगा पता नहीं, लेकिन उसकी जरूरत होगी। इन सब के बीच में नैस्डैक कल जरूरत से ज्यादा गिरा है, थैंक्स टू ट्रम्प साहब के उत्तराधिकारी आ गए अब आपके पास, एलन मस्क साहब। अरे भाई साहब, मतलब ये ट्विटर ऐसे खरीद रहे हैं जैसे कोई सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाता है। बार्गेनिंग चल रही है। मतलब हम भी ऐसे सब्जी नहीं खरीदते भाई। 20% नीचे दाम लगाऊंगा, ये मतलब 5% से ज्यादा उनके फर्जी अकाउंट है, ये सब चीज वो $45 बिलियन की बिड करने के पहले देखने वाली चीज होती है। 9% हिस्सा खरीदने से पहले ये सब करना चाहिए। आप बिड करने के पहले ड्यू डिलीजेंस, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट में एंटर हो, मतलब ये तरीका ही आई डोंट नो। हमारी सेबी बहुत अच्छी है उनके सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के मुकाबले में, कम से कम हमारे यहाँ इस तरह की गंदगी नहीं होती। हाँ, रेगुलेटर टाइट होना चाहिए इस तरह का, जो कि हमारे यहाँ है। नहीं तो ये हिंदुस्तान में होते मस्त साहब तो पता चल जाता उनको ये एक्शन। ये आप ऐसा नहीं कर सकते इस तरह से कि आप कभी भी कुछ भी करें, कोई भी स्टेटमेंट दे दें, वो भी जब इतनी बड़ी बिड देने के बाद। तो खैर नैस्डैक के गिरने की वजह, ट्विटर का स्टॉक 8% गिरा है, तो नेचुरली उसका असर पड़ना ही पड़ना है। तो थोड़े टेक्नोलॉजी शेयर वहाँ पर गिरा है। सो मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजारों में थोड़ा सा मुझे लगता है कि दशा दिशा तय करने में 1-2 दिन लग सकते हैं। लेट्स सी किस डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग मानना दीप ये है 31,000-31,200 ये रेंज डाउ की है, ये होल्ड होनी चाहिए। ये जब तक नहीं टूटती तब तक फ्रेश मंदी अमेरिकी बाजारों में नहीं है। यानी कि आपके पास 1000 पॉइंट का कुशन है यहाँ पर। हाँ, सो 800-1000 पॉइंट आप कभी गिरा भी जाएं तो उतनी टेंशन नहीं। मुझे टेंशन 31,000 के नीचे ज्यादा है बस। ठीक है, जब तक 31,000 है तब तक ठीक है। टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, कुछ लोग उसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोगों को भी एक वी शेप रिकवरी थोड़ी मिल जाए ना, तो आपको कम से कम ये कंफर्ट आ जाता है कि हमने बॉटम बना लिया। नहीं तो वो बॉटम बनने का जब तक मन में कंफर्मेशन ना आए तब तक है ना डर बना रहता है, कहीं फिर से गिर नहीं जाएंगे, कहीं फिर से गिर नहीं जाएंगे, बस वही वाली बात है। हमारा कौन सा वाला करेक्शन चल रहा है, क्योंकि टाइम भी नहीं हो रहा है, प्राइस भी वैसा आ रहा है, हमारा कौन सा चल रहा है? देखो, हमारा करेक्शन जो भी हो दीप, आज का दिन इम्पोर्टेंट है LIC के लिहाज से। और हमारे बाजारों की बात करें उससे पहले मैं LIC की बात कर लेता हूँ कि भाई, क्योंकि अल्टीमेटली देश का सबसे बड़ा IPO है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस IPO में इशू के वक्त और इशू के बाद, IPO के पहले भी और IPO के बाद भी किस तरह का रेस्पॉन्स रहता है। सो आज LIC का IPO कहाँ क्लोज होता है, लिस्टिंग के बाद में LIC कहाँ क्लोज होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फॉलो बाइंग कितनी आती है, देखिए सिंपल सी चीज़ है, 949 रुपए की इशू प्राइस है। हमारा ये समझना है इशू प्राइस से थोड़ा सा नीचे लिस्ट हो सकता है मार्केट के मूड माहौल को देखकर, क्योंकि IPO के वक्त से लेकर अब तक मार्केट का मूड थोड़ा सा ढीला ढाला है, तो उसका असर नेचुरली इतने बड़े IPO पर पड़ना ही पड़ना है। तो हो सकता है 920 से 935 रुपए की रेंज में कहीं लिस्टिंग आज आपको होती हुई दिखे। रिटेल के लिए 904 रुपए की इशू प्राइस है, और शेयर पॉलिसी होल्डर्स के लिए 889 रुपए 889 रुपीज़ की प्राइस है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, एकदम सिर्फ लिस्टिंग पर बेच कर निकलना चाहते हैं,
आप अपनी इशू प्राइस का स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिहाज से। और बाकी तो हमने शुरू से यही कहा कि ये आईपीओ मीडियम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ही वैसा है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ही बनता है। सो अगर आपके लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू है और अगर लॉन्ग टर्म व्यू भी है तब भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कैपिटल पर, तो आप अपनी इशू प्राइस का स्टॉप लॉस, अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगाया तो आपका 904 रुपये होता है, वो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। शेयर होल्डर पॉलिसी होल्डर कोटा में आपने लगाया तो 889 का आप अपना सुटेबल एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन इस प्राइस पर लिस्टिंग होने के बाद क्या होगा ये इंटरेस्टिंग है। अब आईपीओ में लिस्टिंग के बाद दो तरह से सप्लाई होती है। पहली सप्लाई होती है आपके लिए इंस्टीट्यूशंस की, तो आई एम श्योर इंस्टीट्यूशनल सप्लाई आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन पैसा एलआईसी के आईपीओ में लगाएं वो ये सोच समझ कर लगाएं कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से वो पैसा लगा रहे हैं। अब रिटेल के कैटेगरी में 45 और 60 रुपए का डिस्काउंट मुंह में पानी लाने वाला होता है, और पहले दिन और बड़े लंबे समय बाद आईपीओ में लोगों को अलॉटमेंट भी मिले, नहीं तो अलॉटमेंट मिलता नहीं, लिस्टिंग बहुत बढ़िया हो जाए। सो अगर किसी को 5% 7% बनता हुआ दिखता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी कि भाई 5% बनाने में साल भर लग जाता है एफडी में, तो बन रहा है तो क्यों ना प्रॉफिट बुक रहा है। सो अल्टीमेटली 2-3 हजार करोड़ की खरीदारी एलआईसी के आईपीओ में पहले दिन आना जरूरी है, जो रिटेल की सप्लाई को एब्जॉर्ब कर सके। रिटेल का फंडा बहुत क्लियर है, अगर उन्हें नुकसान होता नहीं दिखता तो वो होल्ड करते हैं, और नुकसान होने का डर लगता है तो फिर सप्लाई आती है। तो आई थिंक आज लिस्टिंग के बाद क्या कोई बढ़िया खरीदारी आपको एलआईसी के आईपीओ में बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से दिखती है, जो रिटेल एचएनआई और पॉलिसी होल्डर की सप्लाई को एब्जॉर्ब कर सके। सो अगर 2,500-3 हजार करोड़ की भी बाइंग आ जाए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सब लोग बेच के निकलने वाले हैं, हजारों करोड़ लाखों इन्वेस्टर्स ऐसे भी है जो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। लेकिन अगर 1500-2000 करोड़ की अगर खरीदारी अगर एलआईसी में अगर आती है लिस्टिंग के पहले दिन, तब तो इश्यू आपका जहां लिस्ट होगा वहां से बढ़कर मजबूती के साथ बंद हो सकता है, और नहीं तो फिर नीचे बंद होने के चांसेस है। तो मूड बनाने या बिगाड़ने के लिहाज से एलआईसी के आईपीओ की आज इंपॉर्टेंस काफी है। सो अल्टीमेटली 3:30 बजे आपको यह देखना है कि इशू प्राइस के ऊपर, इशू प्राइस से मेरा मतलब है कि दो तरीके से, एक डिस्काउंट के बाद उसके ऊपर बंद होता है, अच्छा है कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा 949 के ऊपर बंद होता है तो शानदार है। तो इशू प्राइस के ऊपर बंद हुआ तो फिर हाँ, उससे बढ़िया और कोई चीज नहीं है। 949 के ऊपर बंद होता है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आपकी डिस्काउंट के बाद की इशू प्राइस के ऊपर भी बंद होता है तो बुरा नहीं। सो आई थिंक बीच में कहीं 920 से 935 रुपए की रेंज इसके आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए, और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। डिमांड सप्लाई का गेम है पूरा। ठीक है, रिटेल है, पॉलिसी होल्डर है, आपके पास कुशन है। हाँ बिल्कुल, तो वो परेशानी की बात नहीं है। यही इसीलिए देखिए दीप, अगर 1-1.5 साल पहले हमने ये आवाज उठाई कि क्यों डिस्काउंट देना चाहिए, इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए कि आप बाजार को कभी टाइम नहीं कर सकते कि जब आपका आईपीओ आएगा तब मूड माहौल क्या होगा, लिस्ट होगी तब क्या होगा, आगे के बारे में मार्केट कैसे होगा। आज मार्केट के बारे में तेजी सोचने वाले बहुत लोग हैं नहीं। सो ऐसी सिचुएशन में जब आप कोई बड़ा आईपीओ लेकर आते हैं तो अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो आज देखिए कहीं हाई तोबा लोग नहीं मचा रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि अरे अलॉटमेंट आ गया क्या हो गया। तो यही अगर आप डिस्काउंट नहीं होता और अगर ये आप 949 पर ही देते तो सबके चेहरे लटके हुए। बिल्कुल करेक्ट। सो इसलिए इसी दिन के लिए हमने 1 साल पहले दीपम से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये कहा कि आपको न सिर्फ रिटेल को, पॉलिसी होल्डर को, एम्प्लॉयज को, सबको आपको डिस्काउंट देना चाहिए। और कम से कम आज लोग इस बात को लेकर, चलिए ठीक है पैसा बहुत नहीं बन रहा, लेकिन दुखी तो नहीं है ना कि हमारा पैसा जा रहा है। करेक्ट, ये बड़ी चीज है, एब्सोल्युटली सर। तो चलिए, ये है आपके लिए एलआईसी आईपीओ। आज बड़ा दिन है और ऑफ कोर्स इसकी लिस्टिंग पर हम सबका इंतजार है। 9:45 बजे जब रेट सेटल होंगे तब भी अनिल जी आपको बताएंगे क्या करना है, तो परेशान मत होइए, आज पूरा फोकस एलआईसी आईपीओ पर बना हुआ है। आइए सर, फिर आज की स्ट्रैटेजी भी समझते हैं और जो नई आईपीओ खुली उस पर भी आपके व्यू लेने पर एक बार जरा स्ट्रैटेजी समझ लें। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर रखे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। एफआईएस के संकेत आज फिर से न्यूट्रल साइड पर हैं दीप, थोड़े संकेत बेहतर होते दिख रहे हैं एफआईएस की तरफ से। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव है, और सेंटिमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड नेगेटिव है। तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, बाकी सारे न्यूट्रल हैं आज के लिए। निफ्टी पर सपोर्ट 15,740, 15,800, ये आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा। और पिछले 3 दिनों से हम 15,740 के आसपास ट्रिपल बॉटम 3 दिनों से बनाए, तो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 15,740, 15 पॉइंट नीचे 15,725 पकड़ लीजिए। इस पर आपको निफ्टी के लिए हाथ से नजर रखनी है, फ्रेश कमजोरी इसके नीचे ही होगी। खरीदारी के लिए बढ़िया जगह, इनकेस आया तो, वैसे आना नहीं चाहिए,
1550 से 15,675 ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। ऊपर कितना जा सकते हैं? कल के हाइस के आसपास 15,975 से लेकर 16,075 ये 100 पॉइंट की रेंज है आपके लिए सप्लाई जोन। इसको पार करके निकले तो 16,150, 16,200 जहां प्रॉफिट बुकिंग, बिकवाली, शॉर्टिंग सब कुछ होगा। बैंक निफ्टी 33,125, 33,300 ये आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है, जहां पर खुलकर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। उसके ठीक नीचे 32,875 से 33,000 ये आपके लिए खरीदारी की जगह बनती है। दीप, एक और चेंज स्ट्रेटेजी में जो मैं करना चाहता हूं बैंकिंग शेयरों को लेकर, पॉलिसी के ठीक एक दिन पहले हमने बैंकिंग शेयरों पर व्यू ले लिया था पॉलिसी के दिन कि अब यहां से अंडर परफॉर्मेंस होगी। एक बदलाव ये करेंगे, बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस खत्म है। हाँ, बैंक निफ्टी खराब नहीं होगा अब ज्यादा। और लेकिन एक बदलाव है और ये कि बुलिश जो हम हैं वो सिर्फ प्राइवेट बैंक्स पर है, नहीं पीएसयू पर। मतलब लेना है बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स लेना है, बाजार बढ़ेगा, बैंक निफ्टी पहले बढ़ेगा, बैंक निफ्टी की लीडरशिप वापस से आएगी। हाँ, तो ये एक बदलाव है। और इनकेस गलती से अगर 8 मार्च के लोज जो हैं 32,155 का बैंक निफ्टी पर और 32,875 का क्लोजिंग बेसिस पे, यानी 33,000 के नीचे 32,000, 32,500 के रेंज में कभी बैंक निफ्टी आएगा तो वो बहुत, अगर आया तो, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आया तो वो खरीदारी के लिए बहुत ही बढ़िया जगह होगी। तो 8 मार्च के लोस पे आपको खरीदना ही खरीदना है, ये ध्यान में रखिए। तो बैंकिंग शेयर को लेकर थोड़ा सा एक व्यू जो चेंज हुआ है। बैंक्स पर हम पॉजिटिव हैं, एफएमसीजी स्टॉक्स पे सेलेक्टिवली पॉजिटिव हैं, ये बाय ऑन डिप्स है, बहुत भागेंगे नहीं लेकिन आपको कुशन देंगे, आपका पोर्टफोलियो खराब होने से रोकेंगे। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, जब भी मार्केट का मूड ठीक होगा या गिरावट में जो खरीदना है, ये 3-4 थीम ऐसी है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। सिंपल सी चीज है। मेटल्स वापस उछाल आएगा, वापस हल्का होना है, हर उछाल में आपको निकलने का ध्यान रखना है। टेम्परेरी एक रैली चाइना आएंगे तो बीच बीच में आएंगे, जैसे ही चाइना का लॉकडाउन खुलेगा ये करेगा तो एक बार उछलेंगे ही, उछलेंगे तब आपको वापस निकलना है। सिंपल सी चीज। ठीक है सर। तो बैंक निफ्टी के सपोर्ट जोन मैंने बता दिया। हाई रेंज बता दूं बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी की हाई रेंज यदि 33,800 से 34,000 ये हल्की फुल्की रुकावट है, पार करके निकले तो 34,150, 34,350 की रेंज में बिकवाली, प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्टिंग सब कुछ होगा। ठीक है सर। आज के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम बंद हुए 16,800, माफ कीजिएगा सॉरी 15,842 पर बंद हुए। कोई बात नहीं सर, एक बार और हो जाएगा। 15,842 से इमीडिएटली सपोर्ट आपका 15,800, 15,750, 740 समझ लीजिए, 750, 15,675, 625 और 15,550 तक के सिर्फ 5 लेवल है। एक्चुअली तो 5 भी देने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कम से कम 5 तो दूं, तो इस हिसाब से 15,550 दूर दूर के लेवल है, लेकिन यही है। ऊपर कितना हो सकता है? 842 के ऊपर 15,900, 950, 975 और 16,000। सो बेसिकली ये 3 लेवल है 16,000 के नीचे के। फिर 16,075, 16,150, 16,175 और 16,200 तक के लेवल्स आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी बंद हुए हम 33,600 पर, पहला सपोर्ट 33,525, 33,400, 33,300, 33,125 और 33,000 यहाँ तक के लेवल से बहुत क्रिस्टल क्लियर है। इसके नीचे वैसे जाना नहीं चाहिए, फिर भी 32,875 अब तक का 8 मार्च का जो क्लोजिंग लो है वो आपके लिए अगला बड़ा सपोर्ट। ऊपर कितना जा सकते हैं? 33,600 से 33,800 कल का हाई है, 33,900, 34,000, 34,150 ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज, 34,275 और 34,350 हाई रेंज जिस पर आपको करना है फोकस बैंक निफ्टी पर। ठीक है सर, तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। बताएं सर, पीसीआर और एफएस की पोजीशनिंग क्या कह रही है आपको? एफएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन देखिए 17% से बढ़कर 29% हो गई, 2 दिन में 12% बढ़ गई। तो लेकिन ये तो ठीक है, बढ़ना ही था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बढ़कर भी अभी भी कोई ऐसे और हमने इंडेक्स पर वैसा देखा नहीं, 10%, 12% अगर ये पोजीशन बढ़ाए वो दिखा नहीं। हाँ, वो बात सही है आपकी कि इतनी पोजीशन बढ़ी, लेकिन एक्चुअली वो भी क्या कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, शॉर्ट काट रहे हैं, पहली चीज। और दूसरा है जो फंसे हुए ट्रेडर्स है ना लॉन्ग वाले, वो हर एक लेवल पे बेचने आ जाते हैं, दो, तो इसलिए सप्लाई भी मिल रही है। सो इसलिए इम्पैक्ट वो आ नहीं रहा। सिर्फ प्रॉब्लम इस मार्केट की ये नहीं कि सेलिंग बहुत है, प्रॉब्लम इस मार्केट की है कि खरीदना किसी को नहीं है, निकलना सबको है। मतलब हर आदमी इस उम्मीद में रहता है कि कोई आके मुझे बचाए जी, बढ़े तो मैं दूं। हाँ। मतलब जब ये थ्योरी होती है ना तो मार्केट के लिए भागना मुश्किल होता है। रुक रुक कर चला। वी शेप रिकवरी हमेशा कब आती है? वी शेप रिकवरी हमेशा तब आती है जब है ना लोगों को ये लगे कि यार बढ़िया हुआ नीचे आया, ये इसी दिन का तो इंतजार था, ले लेते फटाफट, पता नहीं ज्यादा गिरेगा कि नहीं गिरेगा, घूम न जाए। ये फीलिंग किसमें आज? किसी में नहीं है है ना। सब चाहते हैं रिबाउंड हो ताकि मैं हल्का हो जाऊं। सब लगेगा आए, अच्छा ऊपर आ रहा, आने दे, मेरे को भी निकलना है। तो जब वो वाली फीलिंग होती तो बढ़ नहीं पाते आप जी।
और सप्लाई हर लेवल पर आती है। फिर आपका यू टर्न वो वी शेप रिकवरी नहीं होगी, यू शेप रिकवरी होती है। तो हर एक जगह पे वो सप्लाई आती है। फिर कोई थक कर बेचेगा, कोई परेशान होके, दुखी होके, कोई लॉस में, कोई प्रॉब्लम, तो वो हर एक लेवल पे। इस वजह से आप देख रहे हैं कि एफआई ने 2 दिनों में अच्छा इंडेक्स खरीदा है, लेकिन वही नहीं है, वहीं के वहीं हम। सो पॉइंट आपका एकदम सही है, इसकी वजह ये है। ठीक है। पीसीआर 0.73, कल भी यही है, आज भी ये, तो कोई बदला नहीं, नियर ओवरसोल्ड लेवल है, तो शॉर्ट कवरिंग होनी है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जरूर थोड़ा सा इंप्रूव हो गया 0.54 से 0.74, तो ये अब ओवरसोल्ड नहीं रहा। कल की रिकवरी के बाद बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड नहीं रहा, लेकिन निफ्टी अब भी ओवरसोल्ड के नजदीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और विक्स 4% बढ़ा, ठीक है। बताएं सर फिर मौजूदा पोजीशंस। मौजूदा पोजीशन में स्टॉप लॉस मैंने कल वाले ही रखे हैं, चेंज नहीं किया है। निफ्टी 15,650 इंट्राडे क्लोजिंग, बैंक निफ्टी 32,850 इंट्राडे क्लोजिंग। अब यहाँ पर मैं एक ऑप्शन देता हूँ आपको, अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 3 दिनों का लो 15,740 का है, आप उसके नीचे रख सकते हैं 15,725 या 15,700 का, अगर आपको छोटा रखना है। मैंने सोचा अगर 15,725 ही देना है तो 75 पॉइंट और सही, 15,650 ही रख लो, क्या फर्क पड़ता है। तो आपकी इच्छा पर अगर आपको 75 पॉइंट छोटा स्टॉप लॉस रखना है, 15,725 भी रख सकते हैं। बैंक निफ्टी 32,850 का दिया है, अगर आपको छोटा रखना है 33,000 का भी रख सकते हैं। 2 दिनों से आप 33,000 को टच करके वापस घूम रहे हैं। तो जैसे 15,740 निकल रहा है, वैसे 33,000 वहां निकल रहा है। तो अगर आपको 150 पॉइंट की रिस्क कम रखनी तो 33,000 रखिए, उसके ऊपर का नहीं आ रहा, 33,000 ही है, ये आप देख लीजिए। शॉर्ट साइड पर जो कल दिया था वही स्टॉप लॉस आज भी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। 16,100 आपके लिए इंट्राडे और 16,200 क्लोजिंग। तो 16,100 नया आपसे शुक्रवार को पार हुआ, कल 15,977। जिसको किसी को छोटा रखना है वो 16,000 का भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 16,100 ठीक है। क्लोजिंग बेसिस 16,200, जिनको इंट्राडे और क्लोजिंग छोटा रखना है वो 16,000 कर ले। ठीक है, आप अपनी रिस्क पे रखिए कि आपको कितनी रिस्क रखनी है शॉर्ट साइड पे, क्योंकि कई बार वो भी लगता है ना, घूमेगा एकदम घूम गया तो फिर मैं 200 पॉइंट 150 पॉइंट भी और क्यों फालतू में दूं। तो वो देख लीजिए 16,000, अदरवाइज ये दोनों। बैंक निफ्टी 34,050 इंट्राडे स्टॉप लॉस है, यही रखना है। ठीक है, और क्लोजिंग बेसिस पे 34,300। अब जिनको छोटा रखना है वो क्लोजिंग भी 34,050 का रखते हैं, और जिनको इंट्राडे छोटा रखना है वो कल के हाई पर रख सकते हैं। 33,825 का कल का हाई है, 33,850 भी रख सकते हैं, वो अपनी मर्जी पर है, वो इंडिविजुअल रिस्क पर है। डेटा के लिहाज से स्टॉप लॉस ये है, इंडिविजुअल रिस्क के हिसाब से आप हमेशा अपना स्टॉप लॉस पर्सनलाइज होता है जी, रेडीमेड नहीं है, सिलवाना पड़ता है वैसा वाला का। हर एक के लिए एक ही सूट फिट हो वैसा नहीं है, तो ये वाला रेडीमेड वाला नहीं है। ये डेटा के हिसाब से, मतलब आप ये सोचो कि मैं तो एक्स्ट्रा लार्ज वाली साइज ले लूँ तो हर आदमी घुस जाएगा उसमें, वैसा नहीं है। तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस को हमेशा, चाहे मैं कुछ भी बोलूं, स्टॉप लॉस हमेशा आपको अपने रिस्क के हिसाब से, आपने किस प्राइस पर पोजीशन एंट्री की हुई है, कितना नुकसान मैक्सिमम आप कर सकते हैं, वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको करना पड़ेगा। ये बिल्कुल, तो थोड़ा अपने कंफर्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है आपको, ध्यान से किस लेवल पर ये हो सकता है ये आपको देखना जरूरी है। अनिल जी ने आपको एक रेंज दे दी है, बट वो आपको समझना है। आइए फिर नई पोजीशंस की तरफ आते हैं सर। खरीदे निफ्टी स्टॉप लॉस छोटा ही रखा है, इसलिए 15,725 का रखा है डे ट्रेडर्स के लिए। चाहे तो 15,650 का लगा सकते हैं। 900, 950, 975 और 16,000, 4 छोटे टारगेट। मीडियम टारगेट आगे 16,075 के, बड़े टारगेट 16,150, 16,175, 16,200। क्लियर कट है। बेचना है 16,075, 16,175 की रेंज अच्छी है बेचने के लिए। 16,300 का स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा दूर का वहीं लगाना है। 16,000, 15,975 और 15,900 3 छोटे टारगेट, 15,850, 800 और 750 तक के टारगेट। अब बड़े एग्रेसिव ट्रेडर आप हैं तो 16,000 के आसपास सोच सकते हैं बेचने का। तब डाउ फ्यूचर्स की हालत, LIC की लिस्टिंग, बाकी सारे फैक्टर्स को देख के उस समय सोच लें कि कल के हाईस 15,975 से ही बेचना है, सोचना शुरू कर देना, सोचना कर सकते हैं। बेचने के लिए अच्छी जगह है 16,075, 16,175। ठीक है, ठीक है। आइए बैंक निफ्टी खरीदना है 33,125, 33,300 की रेंज में नीचे की तरफ मिले तब वहां खरीदिए। स्टॉप लॉस 33,000 के 2 दिन के लो से 50 पर नीचे 32,950 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। टारगेट जो ऊपर का बनेगा 33,400, 33,525 और 33,600 3 छोटे टारगेट है। 33,800, 33,900 मीडियम टारगेट है। 34,000, 34,150 और 34,275 फाइनल टारगेट, अगर आप इस रेंज में खरीदारी करते हैं तो। और एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 33,000 के स्टॉप लॉस से वैसे कर दीजिए, लेकिन 600 पॉइंट दूर स्टॉप लॉस है, इसलिए मैंने कहा कि इस रेंज में आए वहाँ खरीदें तो ज़्यादा बेहतर है। जो लोग बेचना चाहते हैं
कल हमने 33,900 से ही बेचने की राय दी थी, आज थोड़ी सी ऊपर कर रहा हूँ बेचने की राय 34,150 की रेंज में होगा। 33,900 पर आप मूड बनाना शुरू करें कि क्या और ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, वहां बेचना आपको 34,000 के नजदीक ज्यादा सेफ है। 34,300 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनकर आएंगे वो 33,900, 33,825, 33,600, ये 3 छोटे टारगेट, 33,525, 33,300 मीडियम टारगेट, 33,125 और 33,000 के बड़े टारगेट के लिए ऊपर में करनी है आपको पिक वाली। अंडरस्टूड सर। तो चलिए ये हैं आपके लिए सारे लेवल्स, पूरी स्ट्रैटेजी आज की। थोड़ा डेटा भी समझा जाए सर। बैन लिस्ट की अगर मैं बात करूं, वैसे कुछ फ्रेश एंट्री तो नहीं है यहाँ पर। जीएनएफसी, पीएनबी, आईबी हाउसिंग यही है। अब डेटा समझाएं सर। एफआईएस का डेटा आपने आई थिंक सेकंड डे है जो आज न्यूट्रल रखा है, और फ्यूचर्स में खरीदारी इनकी लॉटरी है सर। 980 करोड़ का इंडेक्स खरीदें, अच्छा है। 2040 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो स्टॉक फ्यूचर्स में जो खरीदारी है हाल ही के दिनों की बहुत बड़ी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के डेटा में जो है, कैश मार्केट में 1790 करोड़ का बेचा, उससे ज्यादा स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। तो पहली बार स्टॉक्स में एफआई नेट पॉजिटिव है दिन के दौरान लंबे समय बाद, और साथ में इंडेक्स खरीदा है 980 करोड़ का। अब कब तक खरीदेंगे ये भरोसा नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट 2 दिनों से राहत है। बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है और हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग। घरेलू फंड ने भी 1428 करोड़ की खरीदारी की है, तो डेटा काफी बेहतर है। मैं पॉजिटिव भी रख सकता था, लेकिन मेरे को पॉजिटिव होने में भी डर लगता है आजकल एफआईएस को लेकर, इसलिए मैंने न्यूट्रल रखा है। जहां तक एफएनओ के डेटा का सवाल है, 16,000 एकमात्र लेवल दीप मेक और बेक है हमारे लिए हमेशा। 16,000 के कॉल्स पर 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और नीचे 15,800 तुरंत सपोर्ट है। तो ब्रॉडली 15,800 16,000 की रेंज में टाइम पास करने की कोशिश बाजार करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। ये आपके लिए अंडरस्टूड सर। तो चलिए ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट। बैंक निफ्टी, सॉरी, हाँ बैंक निफ्टी 33,000 34,000 वही 1000 पॉइंट, वो जो रेंज है, ठीक है। आईपीओ की भी बात कर लेते हैं सर। एलआईसी तो आपने बता ही दिया क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। पारादीप फॉस्फेट जो आज खुल रहा है, इस पर क्या व्यू है? इंटरेस्टिंग इशू है, और ये स्पेस अच्छी है फर्टिलाइजर की, जहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पैसा लगाने की राय है। शॉर्ट टर्म इसलिए नहीं दे रहा, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल ऐसा है। इशू बंद होकर खुले तब तक बाजार कैसा रहेगा आजकल अंदाजा लगाना मुश्किल है। हालांकि एक चीज इस कंपनी के लिए अच्छी है कि डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उससे फर्टिलाइजर कंपनी को फायदा ही होता है, क्योंकि वहां से फर्टिलाइजर की सप्लाई पूरी दुनिया में कम हो रही है और उसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं। सो वो इनके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर रशिया यूक्रेन का युद्ध और बढ़ जाए, कुछ खराब खबरें आ भी जाए, तब भी इनके लिए वो उतना नेगेटिव नहीं। कल हमने मैनेजमेंट से भी बात की। आइए इस इश्यू में लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। लिस्टिंग पर पैसा बन जाए बहुत बढ़िया। शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो मुश्किल है, लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो शॉर्ट टर्म में पैसे बनने के चांस है। हमारा ये नया फॉर्मूला इसी पे हम काम करता हुआ दिख रहा है, इसी पे हम चलेंगे। ठीक है, अच्छा क्या है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, कंपनी काफी पुरानी है, और अच्छी बात है कि इन्होंने लंबा इंतजार किया आईपीओ लाने के लिए, 20 साल का, और पूरी परफॉर्मेंस आने के बाद, प्रॉफिटेबिलिटी आने के बाद ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं। नहीं तो आजकल के नए जमाने की कंपनियों में यंग जनरेशन की तरह मतलब वो पेशेंस नहीं है, लाओ लिस्टिंग करो फटाफट। मतलब है ना, कई बार है ना वो जब हम इंटरव्यू करते हैं, मतलब 1-2 ऐसे किए मैंने आजकल, तो पूछता हूँ भाई जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, तो बोले मैं अनिल सिंह भी बनना चाहता हूँ, 3 साल में 5 साल, हमको 50 साल लग गए। तो भाई हमको भी फॉर्मूला बता देते पहले, तो हम इतना टाइम नहीं लगाते। तो आजकल के यंग जनरेशन में थोड़ा पेशेंस कम है, सबको जल्दी अचीव करना है सारा सब कुछ। वक्त, एक्सपीरियंस और तो देना पड़ेगा, समय भी कोई चीज होती है जो समय के साथ ही आती है, वो अनुभव। सो अच्छी बात यह है कि कंपनी ने पूरा वक्त लगाया और उसके बाद अच्छा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बनाकर उसके बाद कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, क्योंकि कुछ और प्लांट्स को ये एक्वायर कर रहे हैं जो इशू के पैसे से, उससे रेवेन्यू में ग्रोथ आती हुई दिखेगी। वैल्यूएशंस भी अच्छे रखे इन्होंने, इनफैक्ट रीजनेबल मैंने लिखा है, एक्चुअली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। हाँ, तो लिस्टेड पेयर के कंपैरिजन में इन्होंने वैल्यूएशन आकर्षक रखे हैं। तो हो सकता है लिस्टिंग पर भी पैसा बन जाए, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म सोच के पैसा लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो वैल्यूएशन ही होती है। अगर आप थोड़ा गैप छोड़ेंगे तो वो अच्छा है। नेगेटिव साइड पे क्या है, वैसे खास नेगेटिव नहीं है, वो इंडस्ट्री रिलेटेड नेगेटिव है, कंपनी स्पेसिफिक कोई खास ऐसा नेगेटिव नहीं है। कैश फ्लो थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन वो हर एक में है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज जो है, सारा का सारा 95% रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं, हालांकि चाइना से नहीं आता, तो इसलिए इतना बड़ा नेगेटिव नहीं, लेकिन वो एक छोटी चीज है। और दूसरा ये कि ये सेक्टर ऐसा जहाँ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत है, पॉलिसी डिसीजंस बहुत बदलते हैं, सब्सिडीज पे निर्भर करना पड़ता है, पॉलिसी कब क्या प्राइसेस को लेकर, सप्लाई
एफडीआई को लेकर ये सारी चीज़ें आ जाए तो वो सेक्टोरल रिस्क है। बट मेरे ख्याल से ये एक अच्छी कंपनी है, पहले सरकारी कंपनी थी, जुआरी ग्रुप ने ले ली और उसके बाद अब आईपीओ लेकर आ रहे हैं, तो इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। ओके, तो आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के व्यू से आप पैसा लगाएं, ये एक आपके लिए स्ट्रैटेजी है। आइए खबरों वाले शेयर्स पर आए और अनिल जी आज एक और खबर है जिससे बाजार के कुछ निवेशक इन्वेस्टर्स काफी खुश हुए हैं और इस खुशी की वजह एक जी बिजनेस की मुहिम भी है जिसका इम्पैक्ट हम आते हुए देख रहे हैं। खबर तो मैं बताता हूँ और अनिल जी से उस पर बात भी करेंगे, पर ये जो हमारी मुहिम थी और ये जो हाईलाइट हमने किया उस पर एक बार पहले आप नजर डालिए। BCG यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप, ये है वो कंपनी जिसने बोनस का ऐलान किया है। इस बोनस का इंतजार काफी लंबे समय से लगातार रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। 16 जनवरी को बोनस पर जो है विचार करने के लिए बोर्ड बैठक की गई थी। 190 रुपए जो है स्टॉक का भाव था। उसके बाद 25 जनवरी को जो है बोर्ड की तरफ से बोनस शेयर को मंजूरी होगी। तो आमतौर पर आपके लिए अप्रैल के पहले हफ्ते में ये शेयर आ जानी चाहिए। बिल्कुल। 1 महीना बीत गया, 1.5 महीना बीतना है, 5 हफ्ते निकल चुके हैं। अब हमारे को लगातार दर्शक सवाल पूछे तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, पता लगाने की कोशिश करते हैं। रजिस्ट्रार को फोन किया ये जानने के लिए कि एक इन्वेस्टर के तौर पर हम ये जानना समझना चाहते हैं कि बोनस कब आएगा। आपकी आंखें खुल जाएगी जब आप ये कन्वर्सेशन, ये बात सुनेंगे। मुझे ब्राइटकॉम ग्रुप का जो बोनस इशू है ना, इसके बारे में और 20 दिन लगेगा सर, और 20 दिन लगेंगे। लेकिन क्यों लगेंगे मैडम 20 दिन? दे आर नॉट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन। मेरा मोबाइल भी दे आर नॉट रिसीविंग। आई डोंट हैव द पेशेंस सर। मैं 8 बजे से हर एक इंसान को, हर एक इन्वेस्टर को मैं बोले जा रही सर 4 हफ्तों से। 15 दिन की जरूरत क्या है बोनस शेयर लिस्ट कराने में? आईपीओ 7 दिन में लिस्ट हो रहा है, तो बोनस शेयर के लिए 15 दिन क्यों? हम किस जमाने में हैं? तो बोनस शेयर की लिस्टिंग तो तुरंत ऐसे 2 दिन में होनी चाहिए। आज बोनस शेयर रेशियो अनाउंस किया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपकी रिकॉर्डेड हो गए क्रेडिट, आराम से खरीदिए बेचिए। आई थिंक उस तरफ बढ़ने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ों का सोल्यूशन हो। और शायद ये पहला और आखिरी मौका नहीं है जहाँ पर बोनस शेयर क्रेडिट होने में वक्त लगता है। आई थिंक एक्सचेंजेस इस मामले को लेकर कुछ न कुछ ऐसा नियम बनाने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक बड़ी बिग ब्रेकिंग खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रही है। कल हमने आपको एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी बताई थी किस तरह से शेयर होल्डर्स काफ़ी परेशान होते हुए दिख रहे हैं। फाइनली हमारे दर्शकों की, हमारे निवेशकों की जो आवाज़ उठाई उसके बेसिस पर अभी कंपनी की तरफ से एक्सचेंजेस को नोटिस गया है और नोटिस में वो ये कह रहे हैं कि एक्सचेंजेस से कल तक अप्रूवल आने की तैयारी में। जो हमारे दर्शक हैं जो अब तक ये परेशान हो रहे हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि 19 मई तक आपके अकाउंट में शेयर आ जाने चाहिए। अनिल सर, जो आपने ये आवाज़ उठाई थी उसका बड़ा इम्पैक्ट आते हुए दिख रहा है। काफ़ी सारे व्यूअर्स हमें ट्वीट करके बता रहे हैं कि शेयर्स क्रेडिट हो समय से पहले 19 तक बोला, 17 को ही आ गए हैं। तो बधाई जिन लोगों को शेयर्स मिल चुके हैं, और नहीं तो शायद हो गए होंगे। आप अपना अकाउंट चेक कर लें, कल आ गए होंगे, नहीं तो आज तो आ ही गए होंगे। सो बढ़िया है कि चलो वक्त पर काम हो गया, वक्त से पहले काम हो गया। बेसिकली वही है कि कोशिश करें तो सब हो सकता है। बिल्कुल है ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। कुछ अच्छा करने की सोचे तो हो जाता है। आई एम हैप्पी कि कंपनी ने तुरंत एक्शन लिया, एक्सचेंज ने भी तुरंत उन्हें परमिशन दी और फाइनली जो इन्वेस्टर्स पिछले 1.5-2 महीने से परेशान हो रहे थे कब शेयर आएंगे, सिर्फ भाव ऊपर नीचे होना एक सेकेंडरी बात है, लेकिन लोगों को बेचने का मौका इसलिए न मिले कि उनके पास शेयर नहीं है, वो ठीक नहीं है। सो प्राइसेस तो जब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर उतरता है तो हमेशा लेकर चलता है कि मेरा शेयर बढ़ सकता है, घट सकता है, वो रिस्क तो हमेशा होती है। और उसमें तो कोई भी रेगुलेटर, कोई भी एक्सचेंज, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको किस लेवल पर खरीदना बेचना है, वही अगर आपका राइट जो है वो इस वजह से ना हो कि आपके हाथ में शेयर नहीं है, और इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो उन्हें समय से ना मिले। और ये सारी चीज़ें जो होती है कि कौन से प्रेफरेंशियल की या किसकी लिस्टिंग होना करना, ये सारी चीज़ें पहले ध्यान में रखने वाली है। इन चीज़ों को आप ये सारे काम करने के पहले, और कोई कंपनी ने पहली और आखिरी बार तो बोनस दिया नहीं है, पहली और आखिरी बार तो कोई बोनस इशू नहीं किए, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट नहीं किया। इन चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर यही चीज़ें ऐसी होती है जो क्वेश्चन मार्क लगाती है इंटेंशन पे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के बोनस शेयर देरी से दिए जा रहे हैं, जानबूझ से देरी से लिस्ट करवाए जा रहे हैं। तो ये डाउट ना आए इन्वेस्टर्स के मन में, मीडिया के मन में, किसी और के मन में। इसलिए ट्रांसपेरेंसी के साथ समय से चीज़ों को पूरा किया जाए। क्योंकि अब देखिए 190 रुपये का दाम था, ठीक है,
अगर आपके पास 3 शेयर हैं यानी कि आपके पास हो गए थे करीबन 600 रुपए के शेयर, ठीक है, 3 पे 2 बोनस आया, आपकी कॉस्ट आ जाती है कितना 120 रुपए के आसपास। 120 रुपए वाला वैसे ही आधा हो गया। करेक्ट। तो अगर आपने बोनस जिस दिन बोनस का अनाउंसमेंट हुआ उस दिन आपके आधे पैसे तो वैसे निकल गए और उसके ऊपर भी आप बेच नहीं पा रहे। करेक्ट, राइट। तो मेरे ख्याल से वैसे बेच तो अभी भी नहीं पाएंगे, अभी तो लिस्टिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा। शायद 19 तक शायद लिस्ट होंगे, जब भी लिस्ट होने लगे वो, लेकिन वो भी एक फॉर्मेलिटी वाली बात है कि मेल ही तो डालना है। आईएसएन नंबर कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, होना नहीं चाहिए। पॉइंट ये कि अगर आईपीओ लाकर हम 7 दिन में आईपीओ को लिस्ट करवा सकते हैं तो बोनस में ऐसी चीज है ही क्या जिसके लिए 4-6 हफ्ते लगे। ये तो सिंपल सी चीज है, एक शेयर के बदले में। और तो आपको पहले पता होना चाहिए आपकी ऑथराइज कैपिटल है कि नहीं है, पेड अप कैपिटल है कि नहीं है, कोई और एडजस्टमेंट है वो आपको पहले ही करके उसके बाद आपको डेट देनी चाहिए। सो सिंपल, आई एम श्योर कि काफ़ी कंपनियां जिनके बोनस देरी से आते हैं, ब्राइटकॉम पहली और आखिरी नहीं है, वो भी अब ध्यान रखेगी जब भी वो बोनस ऐलान करे भाई सारी चीज़ें देखकर कि टाइम से लोगों को शेयर मिले, ऐसा ना हो कि और कम हो जाए, कोई बेचना भी चाहे पता चला अटक गया। एग्जैक्टली। तो चलिए, बड़ा इम्पैक्ट जी बिजनेस की खबर पर आपने होते हुए देखा है। आइए फिर और कौन सी खबरें हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। ट्रिगर्स, नतीजे और ब्रोकरेजेस जानते हैं कुशल, अरमान और आशीष के साथ। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट नतीजे। मॉर्निंग दीपांशु। ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले भारतीय एयरटेल और आईओसी के नंबर्स पर नजर रखिए। आज ये अपने निफ्टी से नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही एफएनओ स्पेस से अबाउट इंडिया, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, पीआई इंडस्ट्रीज, डीएलएफ और जीएमआर इंफ्रा के नंबर्स पर भी हमारी नजर रहेगी। एलआईसी अगेन फोकस में रहेगा, इसकी आईपीओ की आज लिस्टिंग है, सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होता हुआ दिखाया। आईओसी पर फोकस रखिए, नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक है। और भारत के लिहाज से आज अप्रैल महीने के WPI आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। आईपीओ अपडेट के लिहाज से पारादीप फॉस्फेट 17 से 19 मई यानी कि आज से 19 मई तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड 39 से 42 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है और इशू साइज 1502 करोड़ रुपए का है। एंकर बुक इन्वेस्टर के जरिए इन्होंने लगभग 450 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पोस्ट मार्केट नंबर्स में जीएसके फार्मा नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। मार्जिन्स 21% से 21.7%, कामकाजी मुनाफा लगभग 12%। और अगर आप एडजस्टेड बेसिस पे मुनाफा देखेंगे तो वहाँ पे जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है उसको इंक्लूड करके लगभग 1219 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने। पिछले साल 14 करोड़ का यह आंकड़ा था और 90 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का भी ऐलान किया है, जिसमें 60 रुपए स्पेशल डिविडेंड के रूप में कंपनी ने दिया है। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज तिमाही आधार पर नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर भी इनका जो मार्जिन्स है 1.3% था, इस बारी 6.7% आया है और साथ ही कंपनी की आय लगभग 9% बढ़ती हुई दिखी है और मुनाफा आप देखिए 11.5 करोड़ पर आया है। पिछले साल यही आंकड़ा 8 लाख रुपए पर था। तो डेफिनेटली रेट गेन ट्रैवल टेक QOQ बेसिस पर अच्छे नंबर्स है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे जहां पर रखनी है आपको नजर। अरमान, मॉर्निंग, बताएं कौन से नतीजे और साथ ही खबरें लेकर आए हैं आप। नतीजों में सबसे पहले डोडला डेयरी पर ध्यान रखिएगा, जिसके नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे तो आय 11% बढ़कर आई है। वहीं अगर आप EBITDA की बात करेंगे तो EBITDA लगभग 31% बढ़कर आया है। मार्जिन्स बात करेंगे तो मार्जिन्स पे 6.8% से बढ़कर लगभग 8% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा भी 9.5 करोड़ से बढ़कर लगभग 40 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। फिनो पेमेंट के नतीजे भी अच्छे आते हुए दिखे हैं। NII देखेंगे आप, NII लगभग 155% बढ़कर आई है। वहीं अगर आप मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा भी लगभग 7.5 करोड़ से बढ़कर 17.6 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। मैक्स वेंचर्स के नतीजे भी अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय अगर आप देखेंगे तो लगभग 80% बढ़कर आई है। EBITDA देखेंगे तो जो कंपनी को पहले EBITDA लॉस था वो मुनाफे में आ चुकी है। 7 करोड़ का पहले लॉस था, 5 करोड़ का मुनाफा आया है। अगर आप एडजस्टेड पैट देखेंगे जहाँ 13 करोड़ से बढ़कर वो 320 करोड़ पर आते हुए दिखे हैं। आपको बता दूं मैं कि इसमें कंटिन्यूड प्लस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का प्रॉफिट वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ONGC, जिस पे रिपोर्ट्स है कि सरकार ने जो पवन हंस की हेलीकॉप्टर में जो हिस्सा बिक्री की जो डील थी उसे होल्ड पर रख दिया है और बिड जीतने वालों में अगर कंसोर्शियम में अगर नाम था उसमें एल्मस ग्लोबल के खिलाफ NCLT के ऑर्डर को एग्जामिन कर रही है सरकार। केस इंटरनेशनल, जिसमें विभिन्न कारोबारों के अंतर्गत कंपनी को लगभग 1150 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। कौन से कारोबार, जिसमें TND, रेलवे, सिविल और केबल्स हैं जिनसे जुड़े इनको ऑर्डर्स मिले हैं। अंत में SGVN पर ध्यान रखिएगा, जिसमें नेपाल में 490 मेगावाट अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने MOU साइन कर दिया है और ये प्रोजेक्ट का कुल खर्च बताया जा रहा है कि लगभग 4900 करोड़ संभव हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी जहां पर रखनी है नजर पर। आइए क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस, ये जानते हैं FIR में।
मॉर्निंग आशीष, और बड़े स्टॉक से करते हैं शुरुआत। आज एक बड़ा स्टॉक लिस्ट भी होने वाला है और ऑलरेडी रिपोर्ट भी इस पर आ गई है। बताएं इसके बारे में और अन्य बड़े स्टॉक्स पर क्या है रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, मैक्वारी का इतिहास है कि आईपीओ से पहले हमेशा रिपोर्ट लेकर आता है और इस बार एलआईसी के लिए रिपोर्ट आई है। न्यूट्रल की रेटिंग के साथ इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है, 1000 रुपए का लक्ष्य दिया है और कमेंट्री अगर आप देखें तो थोड़ी मिलीजुली मानी जाएगी। सबसे पहले कह रहे हैं कि इनकी एम्बेडेड वैल्यू में काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी है, जिसके चलते इनको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आता है और साथ में जो वैल्यूएशन में लार्ज पार्ट अगर आप देखें तो इक्विटी में जो एमटीएम गेन्स हैं उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके चलते इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की और 1000 रुपए का लक्ष्य दिया लिस्टिंग से पहले। इसके अलावा भारत फोर्ज यहां पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा, लेकिन परफेक्ट बुल वर्सेस बेयर केस हो रहा है क्योंकि आप सीएलएसए की रिपोर्ट देखो, यहां पर इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। पहले जो है बिकवाली की राय दे रहे थे, अब इन्होंने बढ़ाकर इसे अंडर परफॉर्म की राय दी है। 713 रुपए का लक्ष्य दिया, 661 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं जेफरीज देखें तो इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, अब खरीदारी की राय से अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने काफी ज्यादा काटा है। 825 रुपए का ये पहले लक्ष्य दे रहे थे, अब घटाकर 540 यानी करंट मार्केट प्राइस से भी देखें तो नीचे का लक्ष्य दे रहे हैं। इसके अलावा यूबीएस देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 900 रुपए के लक्ष्य के लिए। एस्कॉच पर भी नजर रखिएगा, जहां पर आपको देखना है मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 1780 से घटाकर 1701 रुपए कर दिया है। तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे और साथ ही एलआईसी पर रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास आशीष? दीपांशु, इंटरेस्टिंग स्टॉक है हिंडाल्को, काफी ज्यादा करेक्शन बाजार की गिरावट के साथ स्टॉक में देखने को मिला है। अब जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है, लेकिन जो लक्ष्य है वो घटा है, 665 से घटाकर 600 रुपए कर दिया है। 391 के करीब स्टॉक फिसल कर आ चुका है और ये भी मान रहे कि जितनी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली पूरी तरीके से जायज नहीं है। ओवर सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली और मान रहे कि आगे जाकर नोवेलिस के जो मार्जिन है यहाँ पर आपको बढ़िया रिबाउंड देखने को मिलेगा, लेकिन केपेक्स कैसा रहेगा आगे इसके ऊपर नजर रहेगी। टाइटन यहां पर भी नजर रखिए, सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 2890 करीब 2110 की जो है कल की क्लोजिंग है। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 100 रुपए से घटाकर 3100 रुपए कर दिया है। सनफार्मा नोमेरा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 1094 रुपए के लक्ष्य के लिए। एचएसबीसी का भी व्यू जो है वो बुलिश है क्योंकि ये भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। एबी कैपिटल यहां पर कुछ खबरों का असर देखने को मिलेगा, कंपनी की सफाई भी आई है। इसके बाद क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 130 रुपए का लक्ष्य दिया और ये कह रहे हैं कि प्रेजेंस अच्छी है, रिटेल कारोबार में ग्रोथ है, लेकिन कुछ जो खबरें हैं उसके ऊपर कोई कमेंट या व्यू यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। 130 रुपए का लक्ष्य दिया है। बंधन बैंक मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, यहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया 390 रुपए के लक्ष्य के लिए। अंत में आईटी स्टॉक्स पर भी फोकस रखेगा क्योंकि टीसीएस पर सिटी की तरफ से सेल की रेटिंग आई है और जो लक्ष्य है वो घटा है, 3500 से घटाकर 3150 यानी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया है। और विप्रो में भी देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है 585 से घटाकर 535 कर दिया है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जहां पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे, वक्त है पिक ऑफ द डे का। सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है अपोलो टायर स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं और टायर स्टॉक्स की रैली की शुरुआत हुई थी एमआरएफ से। कल के सत्र में अपोलो टायर के अंदर ना सिर्फ एक ब्रेकआउट देखने को मिला, पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। तो 198 का स्टॉप लॉस है, 229 का टारगेट है, स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा है, टारगेट भी बड़े हैं, तो हो सकता है कि 2-3 दिन होल्ड करना पड़े। तो पिक ऑफ द डे में डालना है कि अनिल जी पिक ऑफ द वीक में डालना है, ये आप डिसाइड करें। अपोलो टायर है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। मोदी जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, पिक ऑफ द डे में हमने चुना है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक बैंक को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे, जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हैं लास्ट करिए हम देखेंगे 2 महीने से जो बॉटम फिशिंग इस काउंटर में देखने को मिल रही है और करके सेशन में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो लग रहा है हमें यहाँ से रैली स्ट्रेच हो सकती है। आज के सेशन में 1850 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे, तो कोटक बैंक को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1790 का। 1790 के स्टॉप लॉस के साथ कोटक बैंक में खरीदारी करने की राय है मोदी जी की तरफ से। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे M&M को सिलेक्ट करना चाहिए। M&M के अंदर बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए आज और इस हफ्ते के अंदर। आने वाले कुछ दिनों में स्टॉक के अंदर यहाँ से 20 से 40 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 920, 940 ये 2 टारगेट्स ऊपर में M&M के होंगे। नीचे के अंदर 880 का स्टॉप लॉस लगाना है। कोई भी छोटा मोटा डिप आता है 5-7 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें
एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले 920 940 के टारगेट्स के लिए। 920 और 940 दो टारगेट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में करें खरीदारी। किरण जी गुड मॉर्निंग, आप क्या खरीदेंगे? जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। मुझे बाय करना है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। कल इसने 225 का बहुत अहम स्तर था, उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है अच्छे खासे डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ, जहां पे वॉल्यूम्स मार्केट में कम है, इधर अच्छे खासे। और तीसरी बात जो है वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो ये सब चलते हुए मुझे लगता है कि 226 227 ये लेवल्स पे आपको BEL खरीदना चाहिए। 224 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा आर्ली क्लोजिंग बेसिस पे, और मेरा टारगेट लगभग 235 238, ये दो टारगेट्स रहेंगे मेरे। ओके, तो ये है आपके लिए BEL, यहां पर खरीदारी करने की राय। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। अनिल जी, मेरे पास दो स्टॉक्स है और पहला स्टॉक CMS इन्फो है, जो बेसिकली कैश मैनेजमेंट में एक मार्केट लीडर है। कंपनी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स FY22 के लिए डिक्लेयर किए, कमेंट्री भी इनकी काफी स्ट्रॉन्ग थी। करीबन 1400 करोड़ पे 200 करोड़ का प्रॉफिट किया है, और हमको लग रहा है कि कैश मैनेजमेंट को लेके अगर कोई कंपनी इंडिया में सबसे वेल पोजिशनड है तो वो CMS इन्फो है। हमको लग रहा है कि 15 रुपए की अर्निंग है, अगले साल हमको लग रहा है कि करीबन 19-20 रुपए की अर्निंग्स होने की अपेक्षा रहेगी। तो वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है ऐसे मार्केट में भी, और यहाँ पे बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, और ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इन्फ्लेशन या क्रूड प्राइस से कोई लेना देना है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करीबन 325-330 का टारगेट प्राइस मिल सकता है करीबन 6 से 12 महीने के लिए। और दूसरी कंपनी जो एक IT SaaS कंपनी है, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसके नतीजे कल आए थे, उसका नाम है रेटगेन टेक्नोलॉजीज। अनिल जी, ये ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए एक डायरेक्ट प्ले है, क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म में अभी बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे हैं, अनलॉकिंग थीम काफी स्ट्रांग है, और इनका ज्यादातर मार्केट US और यूरोप में है। तो हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी अनलॉकिंग हो रही है, ट्रैवल टूरिज्म बढ़ रहा है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नतीजे तो Q4 के बहुत ही दमदार थे, और इस बार कंपनी ने करीबन 12-13 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो हमको लग रहा है कि 375-400 का एक टारगेट प्राइस है जो आपको रेटगेन टेक्नोलॉजी में मिल सकता है। तो दोनों स्टॉक्स 6 से 12 महीने की अवधि के लिए, तो यहाँ पे डेफिनेटली निवेश के मौके। अविनाश जी, दूसरा स्टॉक कौन सा बोला सर? सॉरी, नाम मिस हो गया। रेटगेन टेक्नोलॉजीज। ओके, तो रेटगेन ट्रैवल टेक, जिसके ऑफकोर्स नतीजे भी आए हैं और उस पर भी ये रिस्पॉन्ड करेगा, वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो दो स्टॉक्स अविनाश जी की तरफ से, CMS इन्फो और रेटगेन, जहां पर आपको करनी है आप खरीदारी। आइए कुछ और काउंटर्स जो नतीजों पर रिएक्ट करने वाले हैं उसी पर करते हैं चर्चा, और रोज की तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिजल्ट एक्सरे के लिए वरिंदर बंसल। गुड मॉर्निंग वरिंदर, रोज की तरह एक दो नाम हैं जो आपके अच्छे नतीजों की लिस्ट में पहुंच चुके हैं, कौन से हैं ये? वेरी गुड मॉर्निंग दीप सर एंड एवरीवन। अच्छे नतीजे आए थे, टू बी ऑनेस्ट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी MCX नंबर्स। ये कैसा स्टॉक है जहां पे मेरे ख्याल में सब बुलिश है, फंडामेंटल एनालिस्ट बुलिश है, टेक्निकल एनालिस्ट बेरिश थे, ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, बट इस बार नंबर्स में फाइनली इसका 50% मार्जिन आया। फाइनली आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं इस कंपनी में। फाइनली देखा कि आपने 17% क्वार्टर सेल्स जंप हुआ, 40% क्वार्टर एबिटा जंप हुआ, मार्जिन जैसे मैंने बोला 50% गया। वहां पे एक कुछ वन ऑफ है, तो आप प्रॉफिट मत देखिए, उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ 15-20 करोड़ का 20.43 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम चार्ज है। अगर वो आप कर देंगे तो नंबर्स बहुत तगड़ा दिखेगा आपको। आज कौन कॉल है 4 बजे, तो ज्यादा मालूम चलेगा। बट अगर आप नंबर्स देखें तो एटलीस्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू आर सीइंग कि हाँ भी वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। द कंपनी वाज हेल्प्ड, एनर्जी ऑप्शंस हुआ, बिलियन फ्यूचर्स हुआ, वहां पे ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर्स है। तो MCX वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स इस कंपनी के आए। दूसरा रेमंड्स, आई थिंक रेमंड कंसिस्टेंटली लास्ट कुछ क्वार्टर से नंबर्स अच्छे दे रहा है। मगर आप उसके सेगमेंट्स देख लिए, चाहे वो ब्रांडेड टेक्सटाइल्स हुआ, अपैरल्स हुआ, गारमेंटिंग हुआ, रियल एस्टेट हुआ, ये सब अच्छा कर रहे हैं। और एज आई सेड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कंसिस्टेंटली लास्ट 2-3 क्वार्टर से नंबर्स आ रहे हैं। सेल्स देखिए 6% ऊपर थी क्वार्टर, 43% ऊपर थी YoY। इवन एबिटा मेंटेन था, एबिटा 3.5% क्वार्टर ऊपर है, बट 83% ऊपर है YoY। मार्जिन्स 15% पे आ गया, कंसिस्टेंटली 15% के आसपास ये मार्जिन्स करने लगा है। सेगमेंट्स देखेंगे तो ब्रांडेड टेक्सटाइल का एबिट मार्जिन ऊपर था YoY, ब्रांडेड अपैरल्स का नेगेटिव से पॉजिटिव किया, गारमेंटिंग का नेगेटिव से पॉजिटिव किया। तो इस कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, नेट डेट रिडक्शन हो रहा है। कंपनी ने बोला कि अगले 3 साल में मैं नेट डेट फ्री हो जाऊंगी। So at least on the face of it, Raymond's was a good set of numbers coming in after MCX
छोटा कंपनी विष्णु केमिकल्स, वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्टेड बाय द कंपनी, बट आई थिंक आप लोगों ने बात कर ली है। उत्तम शुगर मिल्स अगेन छोटा कंपनी है, बट एटलीस्ट शुगर पैक में हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। 20% मार्जिन करने लगा है 12% से उत्तम शुगर वर्सेस 15% YoY। सो 8 टाइम पे ट्रेड करता है उत्तम शुगर। तो ये 3-4 कंपनीज थी, बट बड़े में अगर आप देखो तो क्लियरली MCX एंड रेमंड स्टैंड्स आउट। तो MCX ने किया है सरप्राइज और अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं। देखते हैं आज किस तरह का रिएक्शन भी आपको काउंटर पर आते हुए दिखेगा। वरिंदर, कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छे हैं बट एक्सपेंसिव हैं, या फिर जो कमजोर इनलाइन बाकी सारे जो कैटेगरीज हैं, कौन से हैं ये काउंटर्स? So, I'll go with the weak results. So, मगर एक्सपेंसिव वाला एक शंकरा बिल्डकॉन है, आई थिंक आप लोग ज्यादा बात नहीं करते हो उसके बारे में, बट प्लीज वो कुछ ना कुछ नंबर्स आ रहे हैं उसके, आई डोंट नो कि वो ट्रैक रिकॉर्ड उसका कैसा है कैसा नहीं है। सो आई जंप ऑन टू वीक रिजल्ट्स। वीक रिजल्ट्स में VIP इंडस्ट्रीज। See, I have never seen consistent numbers coming from VIP Industries at least since last 3 years. I don't know ये इतना महंगा स्टॉक क्यों है। बाकी इसका सेल्स 350 करोड़ के आसपास है कंपेयर टू 400 करोड़ जो क्वार्टर हुआ। अगर मैं 400 करोड़ भी मानता हूं कि चलो ठीक है 400 करोड़ के आसपास का सेल्स हो सकता है, मतलब कि ये 1600 करोड़ या 2000 करोड़ का सेल्स भी कर सकता है आगे जाके। इट इज ट्रेडिंग एट मार्केट कैप टू सेल्स ऑफ 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स पे ट्रेड करता है। व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव? अगर TTM बेसिस पे तो आप देखिए मत कि आपको पता नहीं क्या दिखेगा। नंबर्स मुझे नहीं अच्छे लगे। क्वार्टर हुआ या एबिटा मार्जिन हुआ या ग्रॉस मार्जिन हुआ या किसी तरीके से भी कट कर लीजिए, आई थिंक इट वर वीक रिजल्ट्स। इन लाइन रिजल्ट्स में एलिकॉन कैस्टलॉय, हम लोग टॉप लाइन बहुत जरूरी देखते हैं क्योंकि टॉप लाइन अगर आप देखें तो इसके नंबर्स 15% रेवेन्यू क्वार्टर ऊपर था, डिस्पाइट अगर आप 2 व्हीलर प्रोडक्शन देखें तो 21% नीचे थी। ग्रॉस मार्जिन अभी भी इस कंपनी के 50% के आसपास है, विच इज अ गुड थिंग। एल्यूमिनियम प्राइसेस मेजर इसका रॉ मटेरियल होता है, वो ऊपर था 18% क्वार्टर कंसिस्ट, फिर भी उसने अपने ग्रॉस मार्जिन 50% में मेंटेन किए। एबिटा मार्जिन वही क्वार्टर आपको 12% के आसपास देखेंगे, विच इज अ गुड थिंग। पैट में टैक्स रेट ज्यादा था तो इसलिए वो देखिए, अदरवाइज इसका कॉन्कॉल आज है तो ज्यादा मालूम चलेगा आपको, बट अदरवाइज अगर 2 ही नंबर्स थे अगर मैं बोल सकूं तो अच्छे है तो वो MCX और रेमंड। ओके, तो MCX और रेमंड ये हैं आपके लिए आज के स्टैंड आउट परफॉर्मर्स और यहाँ पर आपको रखनी है नजर। वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों का विश्लेषण करने के लिए। आइए स्वागत करते हैं सिमी जी का भी और वागले साहब का भी तैयार हैं। सिमी जी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक ऑफ द डे होगा VIP इंडस्ट्रीज। कल का रिजल्ट्स के बाद आज इसमें एक उछाल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इसलिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्योंकि स्टॉक एकदम 200 डेमा के आसपास है। 570 क्रिटिकल सपोर्ट है, इसी के आसपास 200 डेमा है। 570 का लेवल होल्ड करेगा तो इसमें बहुत जबरदस्त बाउंस बैक देखने का उम्मीद है। 630 का पहला टारगेट, 645 का दूसरा टारगेट के लिए VIP इंडस्ट्रीज को खरीद कर चलने का सलाह होगा 570 का स्टॉप लॉस के साथ। 70 का स्टॉप लॉस खरीदारी करें VIP इंडस्ट्रीज में, यह है राय आपके लिए सिमी जी की तरफ से। तो थोड़ा देखें आज किस तरह से स्टॉक खुलता है। तकनीकी तौर पर मजबूत दिख रहा है और फंडामेंटली वरिंदर का कहना है कि रिजल्ट उतने दमदार हैं नहीं, तो खुलने के बाद एक बार सेटल होने दें, लेवल्स देखें, उसके बाद आप एक्शन लें। आइए एक्शन के लिए तैयार है वागले साहब, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे आज भी बंधन बैंक है। कल मैंने पिक ऑफ द वीक में कवर किया था और कल लगभग 5.5-6% ये ब्रेकआउट कल उसने दिया है। आज इंट्राडे के लिए आइडियल कैंडिडेट है। 338 का बंद है, मुझे 5 रुपए का स्टॉप लॉस से एक ट्रेड सेटअप मिल रहा है। 333 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 351-352 तक जो कि 1:3 का ट्रेड 2.5 का ट्रेड सेटअप होता है, एक लगभग 12-15 रुपए की का रिवॉर्ड मिल सकता है और ये मूव ड्यूरिंग द डे ही आ सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए बंधन बैंक, अच्छे मोमेंटम में रहा है। नतीजों के बाद से एक नई जान आई है काउंटर में, अब देखते हैं वो क्या कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा या नहीं। आइए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। MCX जिसके बारे में वरिंदर बात भी कर रहे थे, सरप्राइज पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखे, रिएक्शन पर नजर रहेगी। बंसल जी जरा देखें MCX का चार्ट, वैसे तो अंडर परफॉर्मर रहा है, कल टुवर्ड्स क्लोजिंग डेज हाई पर बंद हुआ, क्या रहा है चार्ट पर सर? दीपांशु, कल के सत्र में एक टेक्निकली शॉर्ट टर्म रिवर्सल देखने को मिला है। कल के और फ्राइडे के लो सेम है, 1142, 1142 एक सपोर्ट है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें और अच्छे नतीजों के चलते अगर रैली बननी है तो ये कल के हाइस के ऊपर भी निकलना चाहिए और 1200 रुपए जो कल के हाइस हैं 1198 के ऊपर थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 1200 रुपए के ऊपर निकलेगा तब एक खरीदारी की राय होगी और 1200 के ऊपर निकलेगा तो 1218 1218 से लेकर 1225 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो 1200 रुपए के ऊपर 18 से 25 रुपए का इंट्राडे मूव देखने को मिल सकता है, तो लेवल्स पे नजर रख के ट्रेड करें। तो ये है आपके लिए
इस समय MCX पर आए, देखते हैं कैसा रिएक्शन आएगा काउंटर पर ट्रेड में। एक दो और काउंटर्स जहां पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। डोडला डेयरी, ये भी इंटरेस्टिंग काउंटर है और इसके नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं, तो आज इसके भी रिएक्शन पर रहेगी नजर। सुमित जी जरा चार्ट देखें, डोडला डेयरी 480 के आसपास कल क्लोज हुआ था, ज्यादा फोकस में रहता नहीं है वैसे। बिल्कुल दिवांशु, आपने सही कहा, ज्यादा फोकस में रहता नहीं है स्टॉक, और स्टॉक चार्ट्स के ऊपर भी ऐसा ही दिख रहा है। एक करेक्शन के बाद थोड़ा साइडवेज मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर तेजी के लिए एक बार वेट करना चाहिए। बाइंग करने के लिए सही लेवल्स नहीं है, जब तक ऊपर में 500 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक कुछ खास अपमूव देखने को मिलेगा नहीं। एट द सेम टाइम नीचे में जो सपोर्ट है 460 के पास है, अगर ये लेवल टूटे तो 440-425 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल एक बार बाइंग अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा, स्टॉक साइडवेज में। ओके, तो ये है आपके लिए डोडला डेयरी। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। उससे पहले बता दें कि आज देश के सबसे बड़े आईपीओ की लिस्टिंग होने की तैयारियां हैं। एलआईसी का आईपीओ लिस्ट होने के लिए तैयार है और आप देख सकते हैं ये ताज़ा तस्वीरें आती हुई दिख रही है एलआईसी के आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर। हो और पैक एकदम पूरा, क्या बात है, जबरदस्त। तो ये है आप सेलिब्रेशन का मूड माहौल है सर। उम्मीद करें कि अच्छी लिस्टिंग हो, लोग वाकई में देखा। असली सेलिब्रेशन तो पैसे कमाने से होता है, ऑफ कोर्स। तो लिस्टिंग कितनी दमदार होती है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये है आपके लिए एलआईसी का पूरा एक्शन हम आपके सामने रखेंगे। ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एलआईसी के प्रोमो चल रहे लगता है, एलआईसी के प्रोमो बड़ी स्क्रीन पर। ओके, तो ये है आपके लिए तस्वीरें और आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।